कारगिल युद्ध की जीत एक मेडल की तरह भारतीय सेना के सीने पर आज भी चमकती है, लेकिन इस युद्ध ने भारत को कई बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं भी दी हैं। क्योंकि हम हमेशा विजय दिवस की बात तो करते हैं, लेकिन हमने सीखा क्या? कारगिल युद्ध की पहली बड़ी सीख थी कि पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कारगिल युद्ध से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की कोशिशें तब हो ही रही थी। कारगिल में घुसपैठ भारत के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात था और यही वजह है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पाता। पाकिस्तान का जो हाल 1999 में था, वही हाल आज भी है। पाकिस्तान की हरकतों में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है। आपको आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान आज सुनवाते हैं जो उन्होंने उस समय दिया था 1999 में। और इस बयान को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पड़ोसी की पीठ में छुरा घोंपना पाकिस्तान की पुरानी फितरत है। और आज भी पाकिस्तान की तरफ से वही सब हो रहा है जो 1999 में हो रहा था। जब आप अटल बिहारी वाजपेयी का ये बयान सुनेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये 23 साल पुराना बयान है। आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आज की स्थिति बयां कर रहे हैं। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, जब मैं श्रीनगर था तो उन्होंने मुझसे टेलीफोन पर बात की थी। उन्होंने वही बातें दोहराई जो उनके विदेश मंत्री यहां करके गए हैं। नियंत्रण रेखा का सम्मान होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किसने किया? यह स्थिति क्यों पैदा हुई? 27 साल तक नियंत्रण रेखा को कोई चुनौती नहीं थी। इतने बार पाकिस्तान से बातचीत हुई, उन्होंने कभी नियंत्रण रेखा पर मतभेद होने का प्रश्न नहीं उठाया। तो पहली सीख तो यही है जो हम कभी भूले नहीं कि पाकिस्तान पर कभी विश्वास मत करो। कारगिल युद्ध की दूसरी बड़ी सीख थी युद्ध को जितना जल्दी हो सके खत्म करना चाहिए। कारगिल युद्ध 84 दिनों तक चला, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल हुआ, बहुत खर्चा भी आया और हमने इस युद्ध में सैकड़ों सैनिकों की शहादत देखी। तो सवाल यह है कि क्या यह युद्ध 84 दिनों की बजाय 8 दिन में खत्म हो सकता था, 18 दिन में खत्म हो सकता था, 28 दिन में खत्म हो सकता था? जिस तरह भारत को 527 सैनिकों का नुकसान हुआ, हमारे वीर जवानों को अपना बलिदान देना पड़ा, क्या वो कम हो सकता था? क्या हमारे सैनिकों की जान बच सकती थी? आपने नोट किया होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच आजकल जो युद्ध चल रहा है, यह भी बहुत लंबा खिंच गया और रूस को न चाहते हुए भी बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे यह पता चलता है कि भविष्य में जो युद्ध होंगे उनमें जीत उसी देश की होगी जिसमें जल्दी युद्ध खत्म करने की क्षमता है। कम समय में ज्यादा मारक शक्ति और कम से कम नुकसान ही जीत का असली मंत्र है। कारगिल युद्ध की तीसरी बड़ी सीख थी सैन्य आत्मनिर्भरता। यह सीख कारगिल युद्ध के दौरान हुई एक छोटी सी घटना ने हमें दी। यह घटना जीपीएस लोकेशन से जुड़ी हुई थी। वर्ष 1973 से ही भारतीय सेना अमेरिकी जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन देने से इनकार कर दिया। जब हमने अमेरिका से कहा कि आप हमें पाकिस्तानी सैनिकों की जीपीएस लोकेशन दे दीजिए, हमें आसानी होगी, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया। यह सबसे बड़ी सीख थी कि युद्ध के दौरान अपने बनाए हुए स्वदेशी हथियार और तकनीक होना बहुत जरूरी है। भारत ने उस जरूरत को पूरा करते हुए उसके बाद अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाया और इसे आज आप नाविक के नाम से जानते हैं। सिर्फ यही नहीं, हथियारों के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ गया है। अब स्वदेशी हथियार और हथियारों के महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यही नहीं, भारत ने फिलीपींस के साथ अपनी स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल की डील फाइनल की है। भारत 5वीं जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की योजना भी बना रहा है। इसे एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है इस प्रोजेक्ट को। ये एयरक्राफ्ट रफाल से भी ज्यादा आधुनिक होंगे और भारत को अब यह समझ में आ गया है कि फाइटर जेट्स हमें अब बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े जो हथियार हैं, एक दिन ऐसा आना चाहिए जब हम उन सब हथियारों का निर्माण अपने देश में कर सकें। कारगिल युद्ध ने भारत को यह भी सिखाया कि भविष्य में भारत पर दो तरफा युद्ध लड़ने का दबाव बन सकता है। कारगिल क्षेत्र लद्दाख के आसपास पड़ता है
और भारत उससे पहले यह मानता था कि पाकिस्तान की इस क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की दिलचस्पी हमेशा कश्मीर में रही है और कश्मीर में प्रवेश करने का रास्ता दूसरा हुआ करता था, और चीन भी लद्दाख के प्रति उदासीन रहा है तब तक। लेकिन कारगिल युद्ध के बाद भारत ने जम्मू कश्मीर ही नहीं, लद्दाख के मोर्चे पर भी युद्ध की तैयारी गंभीरता से शुरू की। ये दो मोर्चे की लड़ाई है, यानी एक तरफ भारत के खिलाफ चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के खिलाफ है। ये दो फ्रंट हैं, दो मोर्चे हैं जिन पर हमें कभी भी युद्ध लड़ना पड़ सकता है। तो ये दो हमारी ये बड़ी हमारी सीख है। और स्वदेशी हथियार और स्वदेशी तकनीक किसी युद्ध में जीत का सबसे बड़ा आधार बनती है। अमेरिका, फ्रांस, चीन या रूस, ये सभी देश महाशक्तियां इसलिए कही जाती हैं क्योंकि ये अपनी सुरक्षा के लिए खुद के बनाए हथियारों पर भरोसा करते हैं। किसी से हथियार मांगने के लिए नहीं जाते, खरीदने के लिए नहीं जाते। ये देश अपने यहां हथियारों की नई रिसर्च पर बहुत काम करते हैं, यानी हथियारों पर, डिफेंस सेक्टर में इनका जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो गजब का है। बहुत समय निवेश करते हैं, बहुत पैसा निवेश करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हासिल करते हैं, लेटेस्ट हथियार इनके पास हैं। भारत को भी समय के साथ ये बात समझ में आई और भारत ने स्वदेशी हथियार बनाने पर जोर दिया। भारतीय हथियारों की मांग भी इस दौरान लगातार बढ़ी है। वर्ष 2017 से लेकर 2021 तक भारत ने कई देशों को हथियार या उससे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें अब एक्सपोर्ट करनी शुरू की हैं। एक डेटा बताता है कि भारत पिछले 5 वर्षों में 8 देशों को रक्षा से जुड़ी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर चुका है, जिसमें स्पेयर पार्ट्स भी हैं, हथियार भी हैं। और साल दर साल भारत से हथियार खरीदने वाले देशों की संख्या और भारतीय हथियारों में उनकी दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2017 से 2021 के बीच भारत से हथियार खरीदने वाले देशों में आर्मेनिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, म्यांमार, सेशल्स, श्रीलंका और फिलीपींस जैसे देश हैं। भारत फिलीपींस को अगले 18 महीनों में अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा और वर्ष 2021-22 का हिसाब लगाएं तो भारत अब तक 13,000 करोड़ रुपए के हथियार और अन्य रक्षा का सामान बेच चुका है, यानी एक्सपोर्ट कर चुका है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। किसने सोचा था? इससे पहले हम हर हथियार, हर स्पेयर पार्ट दूसरे देशों से खरीदा करते थे। आज हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं अपने यहां बनाकर। भारत बहुत जल्द रूस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के अमेठी में 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स भी बनाने वाला है। उसकी फैक्ट्री वहां पर लगाई जा रही है, जो डिफेंस सेक्टर में भारत पर दूसरे देशों के भरोसे का एक प्रमाण है। भारत के स्वदेशी हथियारों की लिस्ट भी बहुत लंबी है, जो आज आपको जरूर पता होनी चाहिए और आप बहुत गर्व करेंगे जब आपको यह पता चलेगा। यह लिस्ट आपके सामने मैं पढ़ूंगा। समय समय पर भारतीय सेना में यह हथियार अब शामिल भी किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इन हथियारों को अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं और फिर हम इन्हें बाहर के देशों को भी देंगे। इनमें फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी हैं, इनमें टैंक्स भी हैं। हम आपको कुछ स्वदेशी हथियारों के बारे में आज बताते हैं। इनमें से कुछ हथियारों को भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है और कुछ को बहुत ही जल्द शामिल कर लिया जाएगा। इनका परीक्षण चल रहा है। भारतीय सेना में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और फाइटर हेलीकॉप्टर्स शामिल किए जा चुके हैं। हमने अपना खुद का LCA बनाया जिसका नाम है तेजस और वो आज हमारी वायुसेना में है। इसके अलावा रुद्र और अश्लेषा रेडार सिस्टम, अस्त्र और आकाश मिसाइलें भी शामिल की गई हैं। पिछले साल 14 फरवरी को स्वदेशी अर्जुन टैंक्स को भी सेना में शामिल किया गया। ये भी हमारे देश में बने हैं। भारतीय नौसेना को पिछले साल नवंबर में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जिसका नाम है शक्ति, ये दिया गया था। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को इसी साल अगस्त में नौसेना में शामिल किया गया है, नौसेना में शामिल किया जाना है। पिछले साल दिसंबर में सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का सुखोई 30 से सफल परीक्षण किया गया, जब इसे एक सुखोई 30 के साथ लगाकर वहां से लॉन्च किया गया। यह सुपरसोनिक मिसाइल भी बहुत जल्द भारतीय सेना में शामिल हो जाएगी। DRDO ने सेना के लिए बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम भी तैयार किया है, जिसमें सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत होगी, जिसके जरिए उसने टार्पीडो वरुणास्त्र भी बनाया है, जो नौसेना को बहुत जल्द सौंप दिया जाएगा।